हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि वॉटसन क्रिक ने अपना जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था उसके अंदर उसने जो कॉन्फ़िगरेशन डीएनए के रखे थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस अप्रॉक्स 0.34 नैनोमीटर रहती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक पूरे के पूरे डीएनए फाइबर जो किसी किसी भी सेल में प्रेजेंट हो उसकी हम लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि एवरेज डिस्टेंस हमें पता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर, जो कि डीएनए कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग जो आती है वो 0.34 नैनोमीटर आती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक टिपिकल लेंथ की बात करें डीएनए की, ह्यूमन डीएनए की अगर हम बात करें स्पेसिफिक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की, ठीक है, तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर अगर लेंथ की बात करें डीएनए की तो लेंथ ऑफ डीएनए जो है हमें देखने को मिलती है अप्रॉक्सीमेटली डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। और हमें पता है कि जो बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से हम इसको मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें टोटल लेंथ जो हमारे पास रहेगी डीएनए की वो रहती है 2.2 मीटर। ठीक है, अब इस 2.2 मीटर डीएनए को हमें ही एक बहुत ही छोटे न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है, क्योंकि जो ये लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि द लेंथ इज फार greater than the dimension of a typical न्यूक्लियस। क्योंकि एक न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, अगर आप एज्यूम करें कि एक सेल जो हमें दिखती भी नहीं है उसके अंदर न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा, जिसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम साइज चेक करें तो एक ह्यूमन सेल के पर्सपेक्टिव में हमें वो मिलेगा लगभग 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए हमें किस तरीके से पैक करना है, तो वही चीज़ हमें आज डिस्कशन करनी है। क्योंकि अगर ह्यूमन के डीएनए की अगर हम बात करें, ह्यूमन डीएनए की लेंथ तो 2.2 मीटर रहती है। ठीक है, तो वहीं अगर हम देखें कि ई कोलाई के पर्सपेक्टिव में ई कोलाई के अंदर जो ये लेंथ है वो कितनी मिलेगी, क्योंकि अगर नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें, नंबर ऑफ बेस पेयर ई कोलाई के अंदर, तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम कैलकुलेट करें इसकी लेंथ तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आएगी ई कोलाई के जो टिपिकल डीएनए की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, तो ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग साइज डीएनए है जो बहुत स्मॉल एरिया के अंदर फिट होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इतने लॉन्ग साइज डीएनए को इस तरीके से एक स्मॉल एरिया के अंदर पैक करें। तो एक ही मेथड है कि उस डीएनए को बहुत कॉम्पैक्ट या पैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ये लॉन्ग साइज डीएनए है
accommodation dated in स्मॉल एरिया। ठीक है, क्योंकि अगर इकोलाई की बात करें तो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो बहुत छोटी होती है थ्रू, तो ये काम सिर्फ पैकिंग या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्पैक्शन से पॉसिबल है। तो ठीक है, तो अब हमें डीएनए की जो पैकिंग है वो किस तरीके से करवानी है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो डीएनए रहता है पैकिंग करने के लिए, जो डीएनए है हमारे पास वो कैसा है, वो एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, रीज़न क्यों है एसिडिक होने का, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के बहुत ज़्यादा होने की वजह से डीएनए जो है वो काफ़ी नेगेटिव रहता है, एसिडिक है, तो मतलब डीएनए बेसिकली क्या है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो अगर हमें पैक करना है तो हमें किसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रोटीन देखेंगे यहाँ पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो और वो एसिडिक चार्ज डीएनए को अपने साथ क्या कर सके, फोल्ड कर सके। तो कॉम्पैक्शन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि फोल्डिंग जो करना एक बेसिक प्रोटीन के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन हमें कैसे चाहिए, बेसिक प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक प्रोटीन के साथ ही जब पैकेजिंग होगी तो फोल्डिंग रहेगा बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है अगर हम यहाँ देखें तो प्रोकैरियोट में जो ये बेसिक प्रोटीन रहता है वो रहता है पोलेमाइन। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर मेनली जो बेसिक प्रोटीन रहता है वो होता है हिस्टोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से पैकेजिंग होती है, देन हम डिस्कशन करेंगे कि यूकैरियोटिक में किस तरीके से होती है पैकेजिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि प्रोकैरियोट जो है दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस वजह से डीएनए जो है वो न्यूक्लियस ना होने की वजह से डीएनए जो है कंप्लीट पूरे साइटोप्लाज्म में तो स्कैटर्ड नहीं रह सकता। तो हम बोल सकते हैं कि द डीएनए इज नॉट scattered throughout the cell। तो डीएनए जो है एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है उस नेगेटिव चार्ज को हमें होल्ड करना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो किस तरीके से एक पॉजिटिव प्रोटीन के साथ होल्ड करता है। तो अगर हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, लाइक ये हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सेल वॉल से भी कवर्ड रहती है, ये उसकी क्या हुई, सेल वॉल। ठीक है, और ये उसकी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज क्या है, डीएनए है। इस तरीके से ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, और इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो को होल्ड करके रखते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो हम ये प्रोटीन्स बना रहे हैं ये कौन से प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली
चार्ज प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, पॉलीमाइन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे पॉलीमाइन, ठीक है, एक बेसिक प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए जो है इस तरीके से वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होके इस तरीके से वो एक बेसिक प्रोटीन के साथ जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके साथ इस तरीके से पैक्ड होके रहता है। अब जो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो डीएनए जो है न्यूक्लियोइड के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है इन लार्ज ग्रुप बाय द हेल्ड बाय प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो कैसे रहता है, इन न्यूक्लियोइड में रहता है, के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं रहता, एक लार्ज लूप के फॉर्म में, जिसको किसने होल्ड कर रखा है, बाय बेसिक नेचर के प्रोटीन जिसका नाम क्या था, पॉलीमाइन्स। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पॉलीमाइन्स होते हैं वो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक सब्स्टिट्यूशन रहता है किसका, हिस्टोन का। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, तो वो यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन कौन हो जाएगा, पॉलीमाइन, क्योंकि हिस्टोन जो है वो एब्सेंट है इन प्रोकैरियोट सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए कंप्लीट इस तरीके से स्कैटर्ड नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलेगा साइटोप्लाज्म में सुपर कोइल्ड स्टेट के अंदर, जो कि किसके थ्रू पॉसिबल है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये डीएनए की कौन सी स्टेट है, सुपर कोइल्ड स्टेट। और कहाँ मिल रहा है ये बेसिकली कौन सा रीजन है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैकेजिंग देखा प्रोकैरियोट में। अब हम देखते हैं डीएनए की पैकिंग यूकैरियोट में। यूकैरियोट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है सेल की, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस तो वेल डेवलप है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज की भी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो डीएनए की पैकेजिंग रहती है प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट में तो बहुत आसान होती है, लेकिन यूकैरियोट के पर्सपेक्टिव में ये जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव टू प्रोकैरियोट, जो यूकैरियोट के अंदर जो पैकेजिंग है ये मच मोर कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज हमेशा ही रहता है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जो है वो पैक्ड होता है या फोल्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जो डीएनए है यूकैरियोटिक का वो किसके साथ फोल्डेड है, फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एक बेसिक प्रोटीन है। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो कैसा प्रोटीन है, एक बेसिक प्रोटीन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिस्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्टोन के बारे में डिस्कशन करें तो हिस्टोन जो है वो नेचर में हमें पता है कैसा है, बेसिक है। और हिस्टोन जो है बेसिकली हम इस प्रोटीन को लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच प्रोटीन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखो डीएनए की लेंथ अगर यूकैरियोटिक में हम ह्यूमन सेल को लेके देखें तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए फाइबर है जिसको हमें एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक करना है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखना कि क्या पैकेजिंग के टाइम पे एक सिंपल जो
पैकिंग की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसको हम HP के नाम से भी जानते हैं, वो हमें पता है कि बेसिक है और नेचर उसका लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, ठीक है। और इस प्रोटीन के ऊपर चार्जिंग की बात करें तो ये जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को अपने साथ क्या करेगा, फोल्ड करेगा, ठीक है। और फंक्शनली बात करें तो ये एक इनएक्टिव है जेनेटिकली। हिस्टोन प्रोटीन जो रहता है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिकली 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं। तो टाइप्स में हमारे पास आ जाएंगे 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये 5 टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला जो टाइप रहता है वो रहता है H1, दूसरा जो टाइप है वो H2A, तीसरा टाइप है H2B, फोर्थ जो टाइप है वो H3 और फिफ्थ जो टाइप है वो है H4। तो इस तरीके से 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से जो 4 रहते हैं, जो ये 4 है हमारे सामने H2A, H2B, H3 और H4, वो बेसिकली हमें पेयर्स में देखने को मिलते हैं कि ये पेयर में प्रेजेंट होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है हिस्टोन प्रोटीन का वो लो रहता है और ये एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेसर ऑफ जीन, ठीक है, जिससे कि प्रिवेंशन उसके ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से एक्ट करता है, एज ए रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, जीन के लिए, जिससे कि क्या ना हो सके, प्रिवेंशन हो सके किसी ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। क्योंकि पैकिंग चल रही है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ना हो जाए इसीलिए ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। 5 टाइप है डिपेंडिंग, इनके जो टाइप है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन, यानी कि इनका जो टाइप है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। कौन कौन से अमीनो एसिड है यहाँ पे, लाइसिन की प्रेजेंस, आर्जिनिन की प्रेजेंस और हिस्टिडीन की प्रेजेंस पे ये 5 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। हिस्टोन जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है एक यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल जिसको हम ऑक्टामर या ऑक्टेट के नाम से या कोर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो पेयर में प्रेजेंट जो है वो टोटल 4 है, तो 4 की पेयरिंग में हमें 8 मिलेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये 8 मॉलिक्यूल से मिलके हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर बेसिकली जो बना होता है वो किसका बना होता है, हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर पेयर्ड फॉर्म रहती है किसकी, यहाँ पे पेयरिंग लगेगी H2A, H2B, H3, H4, ये सब चारों पेयर होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है वो हमारी जो स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एज ए कोर रीजन भी बोलते हैं और या फिर इसको एज ए न्यू बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो हिस्टोन ऑक्टामर के ये अदर नेम्स भी हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर रहती है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर के चारों तरफ डीएनए जो है वो रैप्ड होता है। तो पहले हम कोर रीजन को बनाएं, तो कोर रीजन में हमारे पास टोटल 8 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3 और H4 और H4। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, एक कोर रीजन। इस कोर रीजन के चारों तरफ हम क्या देखते हैं, पूरा डीएनए जो है वो किस तरीके से रैप्ड रहता है। तो हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से हमें ये जो डीएनए है वो हमें रैप्ड हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से डीएनए को रैप्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। तो डीएनए जो है इसके चारों तरफ रैप्ड रहता है और ये क्या है, डीएनए जो इस कोर रीजन के, ये रीजन क्या है, कोर रीजन के चारों तरफ जो है वो रैप्ड रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए यहाँ पे रैप्ड रहता है अराउंड द पॉजिटिवली हिस्टोन ऑक्टामर, जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो डीएनए इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए का जो टर्न रहता है इस कोर रीजन के चारों तरफ, अगर उसकी बात करें कि ये जो डीएनए है ये कितने कॉइल में, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 1/3/4 टर्न जो रहता है ऑफ डीएनए का रहता है और इस टर्न के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं, तो इट कंटेनिंग अप्रॉक्स 146 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस एक टर्न के अंदर, मतलब टोटल टर्न के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ इस तरीके से रैप्ड रहता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के फॉर्म में बोलें तो ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो है वो रैप्ड रहता है अराउंड the positively charged हिस्टोन के, ठीक है, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बेसिकली टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन छोड़ा है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं H1। ठीक है, तो ये एक एज ए सीलिंग प्रोटीन रहता है जो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड को पैक करके रखता है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है इसको हम एज ए न्यू पार्टिकल के नाम से भी जान सकते हैं, एज ए न्यू पार्टिकल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियोसोम है क्या, तो न्यूक्लियोसोम एक सिंपलेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। एक क्या है, सिंपलेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, और इसके अंदर 146 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड वाला डीएनए जो है वो इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो है रैप्ड रहता है। इसके अलावा हमारे पास एक दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हमें जो
टोटल बेस पेयर देखने को मिलते हैं, वो एक लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली हमें जो देखने को मिलते हैं वो जो 70 के अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो 146 + 70 कर दे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कंसिडर करें कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें टोटल, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम कितना कंटेन करेगा, क्योंकि अगर हम एक टर्न के अंदर बात करें तो टर्न में तो हमारे पास जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना टर्न था, 1/3/4 टर्न में तो 146 बेस पेयर थे, प्लस यहाँ पे अगर हम लिंकर डीएनए जो कि कंसिडर करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो बेस पेयर रहता है वो 70 बेस पेयर रहता है। तो हम एवरेज अगर कंसिडर करें कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर जो एवरेज हमें देखने को मिलता है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम बेसिकली अगर हम बात करें, टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो है वो कितना, लगभग 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें कि बेसिकली ये डीएनए, लिंकर डीएनए क्या है, तो मैं लिंकर डीएनए भी यहाँ क्लियर कर दूँ कि लिंकर डीएनए क्या होता है। लिंकर डीएनए बेसिकली हम बोलते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, यानी कि हम इसे कंसिडर करेंगे कि डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। इसको हम एज ए लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे डायग्रामेटिक देखें तो वो भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंकर डीएनए है वो कैसे अटैच रहता है। तो इट इज अटैच्ड, लिंकर डीएनए इज अटैच्ड टू H1 प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ जो लिंकर डीएनए की है वो वैरी करती है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी जो लेंथ रहती है वो हमेशा वैरी करती है, ऑफ लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। दैट इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब में सेम नहीं होता। न्यूक्लियोसोम जो है एक ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है जिसको एज अ बीड ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डीएनए का क्या है, फाइबर है। ठीक है, ठीक है, डीएनए को हम लोगों ने किसके अराउंड, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन थे। ठीक है, इसके चारों तरफ हम लोगों ने देखा जो डीएनए है वो इस तरीके से क्या हो गया, रैप्ड हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें इस तरीके से डीएनए ने क्या कर दिया, पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दी। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और इन न्यूक्लियोसोम पे यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है H1। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज ए लिंकर डीएनए। तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने क्लियर होती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो न्यूक्लियोसोम जस्ट हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं जैसे कि एक चैन की तरह देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियोसोम चैन, न्यूक्लियोसोम चैन गिव्स ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस में आती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम इसको एज अ डायग्रामेटिक देखें तो
किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम डायामीटर की बात करें, इससे पहले मैं आपको डायामीटर क्लियर कर दूं कि डीएनए का जो डायामीटर है वो बहुत कम रहता है। अगर हम लोगों ने देखा था कि जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जो 2 नैनोमीटर का डायामीटर रहता है, वहीं न्यूक्लियोसोम बनने की वजह से यहाँ पे डायामीटर में इंक्रीमेंट हो गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का डायामीटर हो चुका है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम के डायामीटर की, तो वो यहाँ पे लगभग 10 नैनोमीटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम इसको एज अ डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से होगी सारी स्ट्रक्चर्स। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो ऑक्टामर हिस्टोन के अंदर ये हमारे पास 8 जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है और इनके चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है वो रैप्ड डीएनए है जो इस कोर हिस्टोन के चारों तरफ लिपटता है, रैप्ड होता है और इसको पैक करने के लिए हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन H1। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है और अगर हम इसका डायामीटर कंसिडर करें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का इसका डायामीटर रहता है। ठीक है, वैसे अगर यूकैरियोटिक के अंदर हम देखें तो पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे डीएनए को प्रोटीन चाहिए होते हैं और प्रोटीन जो है वो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी प्रेजेंस रहती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीएनए को पैकिंग में। ठीक है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अगर बारे में डिस्कशन करें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये भी हिस्टोन प्रोटीन की तरह पैकेजिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ये भी जो प्रोटीन है वो एसिडिक प्रोटीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एज ए एसिडिक प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जस्ट अपोजिट है, वो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन के देखने को मिलते हैं और ये कौन कौन से हैं। जो पहला टाइप है वो रहता है स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन एंड उसकी जो स्ट्रक्चर रहती है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को। सेकंड जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आता है वो कौन सा होता है, वो है फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये एज अ एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है, यानी कि ये क्या होते हैं, दीज आर एंजाइम्स। कौन कौन से, जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो होते हैं वो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। और जो थर्ड टाइप का नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो होता है रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो रेगुलेटरी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये जब जीन के एक्टिविटी, यानी कि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जब उसको एक्सप्रेस होना होता है तो उस टाइम पे वो रिमूव कर देता है हिस्टोन को वहां से। इट रिमूव्स
हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन के रिमूव होने से ही तो डीएनए का जो थ्रेड है वो एंजाइम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो पैकेजिंग एट द हायर लेवल, तो हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और वो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन क्या कहलाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें कि द पैकेजिंग एट हायर लेवल, हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायर्स कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है वो अभी अभी हम लोगों ने देखा एसिडिक होते हैं, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली are referred to as non-histone chromosomal protein. That is a very very important point. ठीक है, अगर हम हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और डीएनए की पैकेजिंग का एक डायग्रामेटिक व्यू देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो रैप्ड है वो क्या है, डीएनए, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, एज अ रैप्ड डीएनए, ठीक है। और इनको बांधे रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, H1, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रही है वो किसकी है, न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। अब बीच में एक न्यूक्लियोसोम ये यहाँ पे है, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, लिंकर डीएनए। तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, लिंकर डीएनए। इसके साथ ही हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अदर प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, और ये प्रोटीन क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से बीच बीच में एडजस्ट होके रहते हैं, जो कि पैकेजिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक न्यूक्लियोसोम, एक लिंकर डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पूरा अरेंजमेंट जो है इस डायग्राम में आपके सामने देखने को मिलता है। लेकिन अभी हमारी जो यूकैरियोटिक में है पैकेजिंग कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई जो किया है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाई है न्यूक्लियोसोम की। लेकिन न्यूक्लियोसोम भी फर्दर आगे कॉइल्ड होता है, और कॉइल्ड होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रही है वो जस्ट स्ट्रिंग ऑन बीड की तरह देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियो सोम जो है वो कैसी अपीयरेंस देता है, गिव्स अपीयरेंस टू क्रोमेटिन लाइक string on a bead. That is a very very important point, ठीक है। यहाँ पे H1 प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोसोम को ग्रुप करने के लिए हेल्प करता है, ये भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियोसोम है वो आगे फर्दर कोइल होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम जो है वो कैसे कोइल्ड होता है और वो आगे क्या स्ट्रक्चर बनाता है। न्यूक्लियोसोम furthers coils to form एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो यहाँ पे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास बीड ऑन स्ट्रिंग डीएनए फाइबर के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें दैट इज अ कोर पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे बीच बीच में ये हमारे पास क्या है, H1, ठीक है। ये है H1 और ये है
कोर, और ये है हमारे पास एज ए लिंकर डीएनए। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने अपीयर हो रही है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो है आगे फर्दर क्या होगा, कॉइल होगा, फर्दर इसमें हमें कॉइलिंग देखने को मिलेगी। तो फर्दर कॉइलिंग के अंदर क्या देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोसोम है वो आगे कुछ इस तरीके से कॉइल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से हमें 6 न्यूक्लियोसोम जो हैं वो आपस में इस तरीके से क्या हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है सोलेनॉइड। तो अगर इसको हम और इनलार्ज करके देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे H1 प्रोटीन जो है वो इस तरीके से लगे रहते हैं। तो ये 6 न्यूक्लियोसोम का एक क्या देखने को मिलता है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी कि चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है वो वापस से यहाँ पे कॉइल्ड होती है, ठीक है। तो ये जो हमें 6 न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड्स बोला जाता है। और अगर इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर और भी वाइड हो गया, लगभग 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर जो रहता है वो वाइड रहता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर था वो हमारे पास था 10 नैनोमीटर, और यहाँ से ये इम्प्रूव हो गया 30 नैनोमीटर, वाइड इनका डायमीटर हो गया। तो सोलेनॉइड की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किसने दी थी, क्लूग ने दी थी, ठीक है। क्लूग ने 1982 के अंदर ये स्ट्रक्चर दी थी सोलेनॉइड, ठीक है। तो हर एक सोलेनॉइड के अंदर लगभग अगर बेस पेयर्स की बात करें तो हम बोलेंगे कि ईच सोलेनॉइड हैज़ लगभग 1200 बेस पेयर ऑफ डीएनए देखने को मिलता है, और इनका जो लगभग 300 एंगस्ट्रॉम इसका क्या रहता है, साइज हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, H1 प्रोटीन की प्रेजेंस रहती है। तो H1 प्रोटीन जो है इज अ मोस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है, इज अ मोस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन है, और ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स भी है, डाइवर्जेंट प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अलावा H1 प्रोटीन जो है वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्ट एज अ मार्कर प्रोटीन, ठीक है। स्पीसीज स्पेसिफिक है तो डेफिनेटली ये मार्किंग भी करता है, और इसको हम एज ए मतलब बोलते हैं कि इट इज़ ए लाइसिन रिच प्रोटीन रहता है। इसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो इट इज़ ए रिच इन लाइसिन, नॉन कंजर्वेटिव है ये, प्रोटीन है, और ये कभी भी पेयर में भी नहीं मिलता, नॉट फाउंड इन पेयर, क्योंकि बाकी सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पेयर में मिलते हैं। एंड ये न्यूक्लियोसोम को बनाने के लिए तो नहीं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन डीएनए को जो पैक करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम जो बेसिकली पैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 ही हिस्टोन प्रोटीन होते हैं,
ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। H3H4 H2A H2B यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और कंजर्वेटिव, मोस्ट कंजर्वेटिव प्रोटीन के फॉर्म में हम इनको कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखें सोलेनॉइड की तो वो कुछ इस तरीके से होगी। तो इस डायग्राम में हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, पहले हमने ये देखा एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसोम एज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका नैनोमीटर 10 नैनोमीटर डायमीटर रहता है और बीच में इस तरीके से लिंकर डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसोम है, और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है जिसके बीच में लिंकर डीएनए की प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और वहीं अगर हम देखें कि ये जो न्यूक्लियोसोम है वो इस तरीके से एक बेस पेयर का 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। तो सोलेनॉइड में अगर आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ न्यूक्लियोसोम आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं और सेंटर पार्टिकल जो है हमें एज अ H1 के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है। तो इस तरीके से इसका डायमीटर भी लगभग 30 नैनोमीटर हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ ऐसी थी, और ये आपस में और ज़्यादा क्या होती है, कॉइलिंग होती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉइल्ड होके क्या बन गया, जो डायमीटर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये फर्दर कॉइलिंग होती रहती है। फिर सोलेनॉइड में आगे कॉइलिंग होती है, तो फिर आगे क्या बनते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर फिर आगे और फर्दर कॉइल्ड होते हैं, तो वो क्रोमेटिड में, और क्रोमेटिड फिर क्रोमोसोम में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो सोलेनॉइड है वो आगे किस तरीके से, हमने सबसे पहले देखा डीएनए। ठीक है। डीएनए आगे कॉइल किसने क्या बनाया, उसने न्यूक्लियोसोम बनाया। न्यूक्लियोसोम के अंदर हमने क्या देखी, फर्दर कॉइलिंग देखी। तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिली, सोलेनॉइड, जो कि हमने अभी डायग्राम में भी क्लियर किया है। सोलेनॉइड आगे फिर से फर्दर कॉइल होगा, फर्दर कॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी, जिससे जो स्ट्रक्चर आएगी उसे हम एज ए क्रोमेटिन फाइबर के नाम से जानेंगे। ठीक है। और क्रोमेटिन फाइबर जो है आगे फिर से फर्दर कॉइलिंग करेगा, और फर्दर कॉइलिंग करके क्या बनाएगा, एक क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जो है वो आगे रेप्लिकेट करता है और क्या बना देता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो अगर डायमीटर की बात करें, इसका 2 नैनोमीटर डायमीटर था। न्यूक्लियोसोम जब बना तो वो 10 नैनोमीटर। ठीक है। और सोलेनॉइड बना तो वो 30 नैनोमीटर डायमीटर हो गया। और क्रोमेटिन फाइबर जब बनेगा तो लगभग उसका 300 नैनोमीटर डायमीटर हो जाएगा। और आगे जो फर्दर कॉइल करता है तो लगभग 700 नैनोमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। और इसके अलावा क्रोमोसोम की बात करें तो उसका डायमीटर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जस्ट उसका डबल हो जाएगा। तो अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो डीएनए इज अ जस्ट अ फाइबर। न्यूक्लियोसोम में जब कॉइलिंग हुई तो इस तरह की स्ट्रक्चर हुई, ये एक बहुत लंबा सा फाइबर था और इस तरीके से हमें कॉइलिंग देखने को मिली। सोलेनॉइड के अंदर जो कॉइलिंग है वो इस तरीके से हमारे सामने आती है। ठीक है। दैट इज अ सोलेनॉइड। और क्रोमेटिन में ये जो कॉइलिंग है वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगी इस तरीके से, दैट इज अ क्रोमेटिन। और उसके बाद में क्रोमेटिड जो है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म हमें इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो जस्ट डबल एंड जीरोक्स फोटोस्टेट कॉपी हम कंसिडर करते हैं, तो दैट इज अ क्रोमोसोम। तो इनको हम सबको एज अ डायग्रामेटिक व्यू से देखें सारी स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम बहुत अच्छे से इन सारी स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 2 नैनोमीटर का डीएनए फाइबर था, जो कि 11 नैनोमीटर का एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। न्यूक्लियोसोम
जो है हमारे पास बन चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो यहाँ पे एज ए 6 न्यूक्लियोसोम के बने हुए क्या है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, जिसका 30 नैनोमीटर हमारे पास जो है देखने को मिलता है डायामीटर। ये क्या है सोलेनॉइड। उसके बाद में सोलेनॉइड जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे कंडेंस्ड होंगे, जो कि हमें 300 नैनोमीटर का क्या दिखा रहे हैं एक क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, और उसके बाद में ये क्रोमेटिन फाइबर जो है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो रहे हैं और कंडेंस्ड होके एक क्या बनाते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड की जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में एस फेज जब आती है तो उस टाइम पे ये अपनी फोटोस्टेट कॉपी बना लेता है, और मेटा फेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें 1400 नैनोमीटर का इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड जो है 2 क्रोमेटिड से बना हुआ एक क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलता है, जो कि सेल डिवीज़न में अपीयरेंस आती है। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से बहुत ही हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने देखा कि 2.2 मीटर लंबा जो थ्रेड है वो क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से जो है वो अरेंज होता है। तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मतलब जो एक टिपिकल सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है वो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है एडजस्ट होता है या कॉम्पैक्ट होता है, या हम बोल सकते हैं वो पैक्ड होता है। और अच्छे से इसको डायग्राम से क्लियर करें तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि एक नेक डीएनए है जो आगे न्यूक्लियोसोम बना लेता है, और इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स जो है लिंकर डीएनए और प्लस न्यूक्लियोसोम आपस को मिलके हमें एक और टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमेटोसोम बेसिकली न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आता है क्रोमेटोसोम्स। तो इस तरीके से क्रोमेटोसोम्स वो वापस से कॉइल्ड होकर क्या बनाते हैं सोलेनॉइड, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम का एक सोलेनॉइड बनता है। इस तरीके से बहुत सारे सोलेनॉइड बनते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें सोलेनॉइड का जो नैनोमीटर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, लगभग 30 नैनोमीटर का डायमीटर देखने को मिलता है। फिर आगे क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के बाद में जब मेटाफेज आती है तो एज अ क्रोमोसोम के फॉर्म में हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम एक डीएनए को इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो रैप्ड होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ये लिंकर डीएनए। ठीक है, और उसके बाद में इस तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल्ड होते हैं, और इस तरीके से एक सोलेनॉइड फिर आगे बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड होते हैं, और कॉइल्ड होके वो इस तरीके से क्रोमेटिड के फॉर्म में एक क्रोमोसोम में हमें इस तरीके से अपीयरेंस में आता है। तो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे से विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स हम लोग क्या करते हैं पैकेजिंग करते हैं डीएनए फाइबर की। तो इस तरीके से जब हम डीएनए फाइबर को पैक करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ जगह तो डीएनए जो है बहुत ही लूजली पैक्ड होता है और कुछ जगह बहुत ही डार्क, जैसे कि डायग्राम में देखते हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पैकेजिंग की बात करें तो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में मतलब डीएनए जो है वो इस तरीके से यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा हाईली पैक्ड हो रखा है। ये जो पैक्ड की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है कि न्यूक्लियोसोम जो है आपस में काफ़ी एक दूसरे की क्लोज है, जबकि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियोसोम जो है आपस में काफ़ी डिस्टेंस पे है, जिससे कि यहाँ पे एक्टिव जीन जो है वो हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली सुपर कॉइल्ड है और यहाँ पे नॉर्मल कॉइलिंग हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहता है इनको हम हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, जो लूजली कॉइल्ड रहता है जिसको हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम में अगर अपीयरेंस आएगी तो इस तरीके से डार्क स्टेंस भी देखने को मिलेंगे, दैट इज़ अ डार्क स्टेंस यहाँ पे, और बीच बीच में हमें जो है वो लाइट स्टेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है वो डार्क स्टेन रहता है, जबकि यूक्रोमेटिन रहते हैं वो लाइट स्टेन रहते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन जो रहता है वो लूजली पैक्ड रहता है। तो अब यहाँ पे
इस तरीके से हमारे पास जो क्रोमेटिन है उसके दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं कि पैकेजिंग के टाइम में क्रोमेटिन जो है दो टाइप से हमें देखने को मिलता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है और एक बहुत ही लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो टाइटली पैक्ड है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहता है यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करें कि हेट्रोक्रोमेटिन अगर आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोसोम पास में आके टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिस वजह से टाइटली पैक्ड होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इनके साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे और जीन्स यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो एक तो टाइटली पैक्ड होता है, दूसरा डार्क स्टेन हमें देखने को मिलता है उसके अंदर, और तीसरी चीज़ यहाँ पे इतना टाइट पैक होने की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो इसके साथ आके नहीं जुड़ पाएंगे। फैक्टर्स कैन नॉट बाइंड द डीएनए, जिससे कि ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो हम बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। जबकि यूक्रोमेटिन की अगर हम बात करें, यूक्रोमेटिन, ठीक है, तो यूक्रोमेटिन हम लोगों ने देखा कि वो काफ़ी लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इजीली बाइंड कर पाएंगे। लूजली पैक्ड है विद न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और ये जो है वो लाइट स्टेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फैक्टर्स कैन बाइंड विद डीएनए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट होगा। तो इस तरीके से हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि ओवरऑल एक जो डीएनए है वो किस तरीके से क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक्ड रहता है एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी लेंथ 2.2 मीटर थी। तो इस तरीके से हमने डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।